वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें और शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखें। छोटी वीडियो है। डेली करंट अफेयर्स 24 मई 2022। तो आइए देखते हैं आज के कौन से करंट के क्वेश्चन आए हैं। चलिए, ये आ जाता है आपका पहला प्रश्न आज का करंट जीके से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की थी आपकी अमेरिका ने। किसने की? अमेरिका ने। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कौन है? अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में, कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कौन हैं? ये हैं आपके वी मुरलीधरन। कौन है? वी मुरलीधरन की अध्यक्षता में भारत के खाद्य सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत खाद्य, ऊर्जा और वित्त पर वैश्विक संकट की प्रतिक्रिया समूह ग्लोबल कैरियर्स रेस्पॉन्स ग्रुप ऑन फूड की स्थापना और खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से मानवीय सहायता के लिए खाद्य द्वारा खरीद में छूट की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का स्वागत करता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये आता है आपका हाल ही में WESP रिपोर्ट के अनुसार FY 23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो ये FY 23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर रही आपकी, ऑप्शन ए आता है आपका इसमें 6.0%। कितनी रही है? 6.0%। अब जानते हैं ये WESP क्या है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपनी UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। कब की? 2022 में। 2022 में भारत के 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल के 8.8% की तुलना में धीमा है। पिछले साल क्या था? 8.8 और इस साल उम्मीद की जा रही है 6.4 की। कितने की? 6.4 की। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितना? वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर 6% रहने का अनुमान है। कितना है? भारत की विकास दर 6% रहने का अनुमान है। यूक्रेन में युद्ध के वैश्विक आर्थिक विकास को 4% से, यूक्रेन में युद्ध के वैश्विक आर्थिक विकास को 4% से 3.1% तक धीमा कर दिया है। कितना बोझ डाला है? जो युद्ध चल रहा है वो 4% से 3.1% धीमा कर दिया है विकास दर को, वहाँ की को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये डाकघर बचत बैंक खाता POSB, डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो इनके लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, POSB की फुल फॉर्म है ये। तो ये की गई है, देखिए NEFT RTGS। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। क्या सुविधा शुरू की गई है? NEFT RTGS की।
चलो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने डाकघर बचत बैंक खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खाता धारकों के लिए NEFT RTGS सुविधा शुरू की है। इस कदम से योजनाओं में निवेश करना आसान हो जाएगा। देखिए, इस कदम से योजनाओं में निवेश करना आसान हो जाएगा, जो कि हम SBI में करते हैं RTGS, जैसे कि कहीं पैसा भेजना हो तो RTGS कर देते हैं, वही सुविधा पोस्ट ऑफिस ने शुरू कर दी है। ये आता है आपका अगला प्रश्न आज का, तो देखते हैं। चलिए, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मई का तीसरा शुक्रवार। कौन सा? मई का तीसरा शुक्रवार, यानी ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। मई का तीसरा शुक्रवार ये दिन मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी हर साल प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। और इस साल यह 20 मई को मनाया गया। इस साल कब मनाया गया? 20 मई को मनाया गया था। देखिए, प्रजातियों के लिए, यानी जो लुप्त प्रजातियां होती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए हम विभिन्न कदम उठा सकते हैं। 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये आ जाता है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन ए आता है आपका इसमें 314.15। कितना है? 314.51 है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये है मिलियन टन में है। ये कितना है? ये मिलियन टन में दे रखा है ये। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इस अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 कितना? 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना है? मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। कितना अधिक है? 2020 और 21 की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के खाद्यान्न के लिए उस औसत उत्पादन की तुलना 23.80 मिलियन टन अधिक है। कितनी अधिक रही है? 23.80 मिलियन टन अधिक रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये आ जाता है आपका अगला प्रश्न। कृषि मंत्रालय ने CEMSLW पर रिपोर्ट लॉन्च की। अब आइए देखते हैं ये CEMSLW क्या है। ये है आपका, देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, यानी इसकी फुल फॉर्म है, देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च किया है। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसके बारे में जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। वर्तमान में भारत प्रतिदिन 1.4 लाख टन, यानी 1.4 लाख टन
ठोस कचरा उत्पन्न करता है। कितना कचरा उत्पन्न करता है? 1.4 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से 35% यानी जिसमें से 35% सूखा कचरा है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गीला, ठोस और निर्माण अपशिष्ट उपचार से सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है। कितना उत्पन्न किया जा सकता है? 30,000 करोड़ का। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये। अगला प्रश्न आता है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, ये की आपकी चीन ने। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, चीन ने की। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। भारत के विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने, किसने की? भारत के विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया, जहां विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न छोड़िएगा मत, छोटी सी वीडियो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार केंद्र और राज्य के लिए किस निकाय की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है? तो देखिए किस निकाय की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी परिषद, यानी ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर, इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समुद्री माल ढुलाई मामले में एकीकृत जीएसटी लेवी को खारिज कर दिया है और फैसला सुनाया है कि सिफारिशों का केवल प्रेरक मूल्य है। इसने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने की समान शक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न आता है आपका ये, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था? तो ये आदेश दिया था अनुच्छेद 142। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, अनुच्छेद 142 के तहत ये आदेश दिया था। इसके बारे में जानते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को दी गई असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पैरारिवलन को क्षमा करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी का हवाला दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है और लास्ट है आपका ये प्रश्न आज का। ये आता है आपका, देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है आपका, चलो आंसर ये रहे इसके, ये मनाया जाता है आपका 21 मई को। देखिए ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, 21 मई को ये मनाया जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के बारे में जागरूक करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।